सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर आपका कल शेयर होल्डिंग पैटर्न का लास्ट डे था सबमिट करने का, और आपके शाम 6 बजे के बाद ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है। एक तरफ प्रमोटर का यहाँ पर है, दूसरी तरफ FIIs का यहाँ पर थोड़ा अलग सीन चल रहा है, और DIs का अलग सीन चल रहा है। FIIs जो लगातार शेयर्स बढ़ा रहे थे, इस कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ा रहे थे, वो अचानक से डंप कर देते हैं और वो आपका हायर प्राइस पर है। और यहाँ पर एक और न्यूज़ है कि ASM 2 से अब ये ASM 1 में आ चुका है, तो आप BSE की साइट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन ASM लगाया जाता है सहूलियत के लिए कि यहाँ पर ना स्टॉक के अंदर क्या हेरा फेरी चल रही है, इसको देखने के लिए। अभी तक शायद मेरे ख्याल से 1-2 साल में ASM के अंदर न जाने कितने बार स्टॉक आ गया होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज़ें पकड़ी नहीं गई हैं। जबकि होता कुछ और ही है, हमारे सामने की बात कुछ और ही है। स्टॉक को किसी और तरीके से यहाँ पर ना ड्राइव इन किया जाता है, लेकिन फिर भी ASM 2 से ASM 1 में इस वक्त आ चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए, प्रमोटर ने थोड़ा सा यहाँ पर शेयर्स कम कर दिया है। प्रमोटर यानी आपका SKR, सुरेश कुमार रेड्डी, और यहाँ पर आपका कम किया गया है फॉरेन पोर्टफोलियो। जो फॉरेन में अगर आप देखेंगे, प्रमोटर फॉरेन ग्रुप में, जो हम लोगों ने बहुत पहले समझा था कि फॉरेन में जो प्रमोटर की स्टेक थी, यानी कि SKR की जो स्टेक थी फॉरेन के अंदर आती थी, फॉरेन और डोमेस्टिक में, तो फॉरेन में वो शेयर सेल कर दिए थे। इस बार भी फॉरेन में जो बची हुई 0.86% स्टेक जो परसेंट में जो होल्डिंग थी इनके पास, उसी में शेयर्स कम करे गए हैं। और यहाँ पर वो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट 20 लाख शेयर्स की। और यहाँ पर अगर आप देखें, मोटा मोटा अगर हम देखें, ऑलमोस्ट ये 5 करोड़ शेयर्स बनते हैं। और ये प्राइस तो हमें नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा हमें पता चलता है, सॉरी 20 लाख शेयर, सॉरी यहाँ पर 20 लाख शेयर्स हैं। ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर एक एवरेज प्राइस लिया जाए तो 5 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रमोटर ने अपना कैश में कन्वर्ट किया है, यानी कि SKR ने 5 करोड़ रुपए। लेकिन अगर पूरे होल्डिंग का अगर आप वैल्यू देखें तो कुछ 900 करोड़ के आसपास की वैल्यू निकलती है। तो 900 करोड़ में 5 करोड़ के यहाँ पर ना जो कैश में कन्वर्ट किया गया है, आपकी वैल्यूशन से यहाँ पर मतलब थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है, 0.03% है। अब ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना इनका रवैया चेंज ही नहीं है। एक्चुअल में ये रवैया बुरा भी नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है, दोनों ही है। क्या है कि BCG इस वक्त कुछ अलग ही कंडीशंस में है। जब रिकवरी का टाइम चल रहा है स्टॉक के अंदर, जब निचले लेवल से ऊपर आ चुके, तो ऐसी न्यूज़ बिल्कुल भी, मतलब चाहे वो 1% हो या फिर 0.01%, हमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर US के अंदर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, US के अंदर जो प्रोमोटर्स है वो अपने शेयर को सेल कर कर ही अपना खर्चा चलाते हैं। ये रियलिटी है, आप देखिएगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। आप देख लीजिए टेस्ला के अंदर। अब आप कहेंगे कि टेस्ला से कॉम्पीट मत करिए, मैं कॉम्पीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोमोटर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शेयर्स बेचकर अपना काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करना पड़ता है उनको। इनका क्या है कि इनका रवैया US के हिसाब से ये करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनको कोई मतलब ही नहीं है। आप इंडियन मार्केट में, आप इंडियन मार्केट के हिसाब से सोचिए कि एटलीस्ट इनको यहाँ पर ना कम नहीं करना था इस टाइम। 0.03% अगर बढ़ा देते ना, काम हो जाता, लेकिन 0.03 इन्होंने कम कर दिया। लेकिन इतना बड़ा कोई पैनिक की बात नहीं है प्रमोटर SKR की तरफ से। इतना 5 करोड़, उनकी अभी भी 900 करोड़ की वैल्यू इस वक्त इस करंट प्राइस पर अभी भी बनी हुई है। तो 900 करोड़ बहुत होता है, तो वो साइड में करिए। यहाँ पर ना इतने 0.03% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि एक अच्छी बात ये है, कल से मैं ये सोच रहा था, और कल से ये थोड़ा सा पैनिक वाली बात थी, ठीक है। ये अगर 1% से 3% भी कम कर देते, बहुत पैनिक हो जाता, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता। प्रमोटर ने इतने अगर सेल कर देता, कम एटलीस्ट यहाँ पर इन्वेस्टर बच गया। आप ये कहिए एटलीस्ट यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो बच गया। 0.03% ही शेयर्स थे जो कि बेचे गए। बहुत ही छोटा मामूली क्वांटिटी है जो कि बेची गई है। अदरवाइज ये अगर 1 से 1.5-3% भी अगर कम कर देते, 1% भी अगर ये होल्डिंग कम कर देते, पैनिक बन जाता बहुत बुरा। तो वो एटलीस्ट उस भयानक पैनिक से बचे हुए हैं। तो ये यहाँ पर हुआ। इसके साथ साथ एक अच्छी न्यूज़ भी है। न्यूज़ ये है कि 0.96% शेयर्स को आपका फ्री कर दिया गया है, अनप्लेज कर दिए गए हैं। अब टोटल प्लेज जो है वो प्रमोटर की रह गई है 3.67%। तो प्लेज शेयर्स जो है वो छुड़ाए गए हैं।
ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात अब आ जाती है एफआईएस पर। एफआईएस देखिए, यहाँ पर एफआईएस में आपको देखने को मिलेगी कि 15.76% से सडनली 8.90% एफआईएस की पोजीशन हो गई है, लमसम 6.5% के आसपास। मोटा मोटा देखें 13,70,00,000 शेयर्स की बिकवाली हुई है। और ये आपका जो पैटर्न है वो 30 जून तक का है, ठीक है, 30 जून तक का। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ सेल करी गई होगी या इस तरफ सेल करी गई होगी, लेकिन इस तरफ है थोड़ा सा कम दिखता है क्योंकि वॉल्यूम भी कम हुए थे। 13 करोड़ का वॉल्यूम इतना ज़्यादा देखने को मिला भी नहीं था। स्लोली यहाँ पर सेल करे गए। वॉल्यूम तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता था ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ इधर के आसपास भी। ये 22 जून का है, 22 जून का 36.10 का 40 के आसपास का ये आपका भाव था प्राइस का। कहीं ना कहीं इधर की तरफ सेल करे गए हैं और वो एक झटके में पता नहीं लगा, और धीरे धीरे ही सेल करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं चले हैं ये। तो वही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना इसी प्लेस में कहीं ना कहीं इसी तेजी में सेल करे गए हैं। अब इनका देखिए रवैया क्या है एफआईएस का। ये लगातार क्वार्टरली बढ़ाते गए और सडनली इन्होंने कम कर दिया, इतना कम कर दिया। तो यहाँ पर ना कुछ आपका यहाँ पर वारंट इशू वाले भी थे। अब वो निकले गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्लियरली बता दूँ, हमें जो मेन मतलब था, मतलब आज की ये बात नहीं है, पुरानी अगर बात भी उठा के देख लेंगे, पुराना निवेशक जानता है, जो बीसीजी से पुराना जुड़ा हुआ है या फिर चैनल से पुराना जुड़ा हुआ है, हम लोग क्या बात करते थे, एफआईआईज को हमने कभी समझे नहीं, इन्हें तवज्जो नहीं दिया। ये जो मेन एफआईआईज जो हमें दिखाई दे रहे थे, कैलिप्सो और ये वगैरह वगैरह, ये हमारे लिए मेन एफआईआईज नहीं थे। इन्हें हम पसंद शुरू से ना करते आए हैं और आगे भी ना कभी करते थे, ठीक है। तो इन एफआईआईज जो हमारे सामने जो एक नेम आ रहे हैं वो यहाँ पर समझ में नहीं आते। जो मेन एफआईआईज हैं वो है वैनगार्ड, और यहाँ पर ना आपका जो मॉर्गन स्टैनले हैं, वो सब यहाँ पर जो आई शेयर्स का इंडेक्स है, उन्होंने जो शेयर्स खरीद रखे हैं, ये जो है ये बड़े लेवल के एफआईआईज हैं। अगर इनकी तरफ से बिकवाली आ जाती, वाकई में बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता था। ये कैलिप्सो एलिप्सो के जाने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, इन्होंने शेयर बेचा, वो प्रेशर छट गया, वो गया, पास्ट हो चुका है अब वो, और इन नाम से कोई लेना देना नहीं है। कल से मैं इस पर ही विचार कर रहा हूं कि एफआईआईएस को हमने आज तक तवज्जो ही नहीं दिया। इन एफआईआईएस को भले ही हम होल्डिंग से खुश हो गए, लेकिन एफआईआईएस की होल्डिंग ने हमें कभी बचाया नहीं। एफआईआईएस की होल्डिंग लगातार बढ़ती रही, स्टॉक लगातार गिरता रहा। जो हमें मेन बचाया वो है डीआईआईज, सिर्फ और सिर्फ डीआईआईज। और अगर इनकी आगे चलकर, अगर नेक्स्ट जो अभी आने वाला है यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड का जो डेटा आएगा आपका 10 अगस्त तक का, वो यहाँ पर अगर खराब निकल आया तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा पैनिक बन सकता, वो देखने वाला होगा। लेकिन अभी तक डीआईआईज ने अपना कुछ जवाब दिया नहीं है इस पर, लगातार शेयर्स बढ़ाए हैं। तो इन एफआईआईएस को ना तो हम मानते हैं, ना कोई तवज्जो देते हैं, ना शुरू से। इनको हम एटलीस्ट हम यही कह सकते हैं कि ये एफआईआईएस हमें कभी समझ में नहीं आए, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर डले तो वो ये आज तक समझ में नहीं आए। इनके ऊपर तो हम लोगों ने कभी तवज्जो दिया ही नहीं, तो इनको साइड में करते हैं। मेन जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग है इस वक्त समझने वाली। प्रमोटर ने यहाँ पर 0.3% शेयर्स बेचे हैं, एटलीस्ट कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं बेची। ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, हालांकि ये सारी चीज़ें नेगेटिव है, लेकिन एटलीस्ट हम जो है ना वो बड़े दबाव से कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। अगर यही 1% या 3% प्रमोटर का होता, डेफिनेटली यहाँ पर ना आप ये कह सकते थे कि ये गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये गया ये स्टॉक। तो उस पैनिक से बच गए, एटलीस्ट ये थोड़ी सी तसल्ली है। अदरवाइज जो एफआईआईएस की स्टेक कम हुई है, एफआईआईएस को हम भले ही तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो एफआईआईएस के होल्डिंग में आता था, तो उसका कहीं ना कहीं एक रब ऑफ इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ सकता है। लेकिन एक्चुअल वो स्टॉक के ऊपर पड़ चुका है, तो वो उनको जो करना था वो कर चुके। और 13 करोड़ मामूली शेयर्स थे, यहाँ पर तो 5-5 करोड़ का डेली का वॉल्यूम होता था, ठीक है ना। तो मतलब 3 दिन के अंदर अंदर 15 करोड़ के आसपास का, 15-16 करोड़ के आसपास का आराम से यहाँ पर 5-6 दिन के अंदर अंदर ये शेयर्स निकाल दिए होंगे इन्होंने। तो अभी मंडे को मार्केट इसको कैसे लेगा पता नहीं, लेकिन इसके जो आपका पैनिक बना हुआ है, इसके अंदर एफआईआईएस की होल्डिंग, ये सारा का सारा डिस्काउंटेड पहले से है। तो मंडे को पता नहीं कि इसके अंदर क्या होगा। यहाँ पर इन्वेस्टर कहीं ना कहीं पैनिक तो करेगा, लेकिन
लगता नहीं है कि वो पैनिक वाली बात यहाँ पर आएगी। प्रोमोटर को आप छोड़ दीजिए, 0.03% है, अगर इससे ज़्यादा होती 1% या 1% से ज़्यादा पैनिक बहुत जोर का बनता तो उससे एटलीस्ट हम बचे हुए हैं। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। बाकी इन FIIs का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब स्टॉक जब गिर रहा था ये लगातार बढ़ा रहे थे, इनके पास हायर साइड पर इनके स्टॉक्स होंगे और वारंट इशू भी करे गए थे इनमें, तो कहीं ना कहीं वारंट इशू वाले। संगत शर्मा जी का यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि संगत शर्मा ने क्या किया है, ये यहाँ पर ना ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखना होगा, थोड़ा सा देख लेंगे इसको भी, आज और कल का टाइम है, इनको भी देख लेते हैं संगत शर्मा जी ने क्या किया है इस वक्त, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर ना सुधरने के, यहाँ पर ना अगर आप कहें स्टॉक तो सुधर गया था 2-3 दिनों से, एक ही जगह पे चल ही रहा था। स्टॉक के अंदर क्या होगा, यही सबसे मेन बात है कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब सा कर दिया है शेयर होल्डिंग पैटर्न ने। कहाँ होप लगा रहे थे कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि DIS की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे थे, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं। बाकी वैनगार्ड और iShares पर नज़र रखिए, ये आपके दमदार प्रमोटर सॉरी FIIs हैं, ये दमदार FIIs हैं। अगर इनकी तरफ से कुछ एक्शन होता है तो फिर उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज इनके कैलिप्सो एलिप्सो के आने से और जाने से कोई रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है। और ये वारंट इशू वाले हैं, वारंट बहुत ज़्यादा इशू कर रहे थे इन लोग को, तो वो वारंट इशू वाले अगर निकल गए हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है। मैं तो अपनी एक रेंज ही लेके चला हूँ, 24.70 और 22.10। ये डिमांडिंग रेंज है, और अगर इसके अंदर कोई एक गैप डाउन होता है और कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अगर वो सुधर जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझकर कदम रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर लॉस भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो ठंडे दिमाग से रहिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए समझिए तब जाकर यहाँ पर काम करना है, ठीक है ना। मंडे को क्लोजिंग देखनी है कि मंडे को क्लोजिंग किस तरफ हो रही है। अगर रिकवरी होकर क्लोजिंग हो रही है इस स्टॉक के अंदर तो यहाँ पर वर्स्ट बिहाइंड कह सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ना वो पैनिक बनेगा। और अगर इसके अंदर कोई सपोर्ट मिल गया इस रेंज के अंदर तो ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं तो फिर दिक्कतें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो इस हिसाब से अपने आप को स्ट्रेटजाइज करिए, ज़्यादा बेहतर है। रिस्क को मैनेजमेंट करना सीखिए। आज की बात नहीं है, मैं जाने कब से बोल रहा हूँ, आज की बात नहीं है, आपसे कोई नहीं बोलेगा, मैं आपसे शुरू से बोल रहा हूँ कि रिस्क को मैनेजमेंट करिए, जितना रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही यहाँ पर ना एंटर करने की कोशिश करें, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगे। अभी पूरा मामला शांत भी नहीं दिख रहा, स्टॉक एक ही जगह पर बना हुआ है, उसके अंदर कभी भी पैनिक आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि एक सुधरा हुआ है, हमें जो चाहिए था वो हमको मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर ना अब शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या इम्पेक्ट होगा वो तो मंडे ही बताएगा क्या रहने वाला है। तो अपनी आप स्ट्रेटजी देखिए, अपनी स्ट्रेटजी पर वर्क करिए। और ये आज की बात नहीं है, ना जाने कब से कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी पर आप वर्क करिए, लेकिन ये एक नई चीज़ आ गई है हमारे सामने, तो आपके पास टाइम है और इसके बारे में देखिए। और मंडे को क्लोजिंग हम देखते हैं कि कहाँ पर होती है, फिर इसके ऊपर तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।